तारीख 28 दिसंबर 1963। जगह श्रीनगर की हजरत बल दरगाह। सुबह के करीब 6:30 बजे थे। पूरा कश्मीर बर्फ से ढका पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था कि तभी आजान की आवाज आती है। आजान सुनकर दरगाह में सो रहे खादिम खलील की नींद खुली और उनकी नजर सामने रखे सिल्वर बॉक्स पर पड़ी। खादिम ने देखा कि बॉक्स टूटा पड़ा था और उसके अंदर रखी छोटी सी डिब्बी भी गायब थी। ये देख खादिम के होश उड़ गए, क्योंकि इस डिब्बी में रखा था पैगंबर मोहम्मद साहब का बाल, जिसे मुए मुकद्दस भी कहते थे। इसके चोरी होने की खबर पूरे कश्मीर में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते दरगाह के सामने 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। वो काले झंडे लेकर विरोध करने लगे और कुछ ही देर में ये विरोध दंगों में तब्दील हो गया। पूरे कश्मीर में ऐसा कोहराम मचा कि कश्मीर तो कश्मीर, दिल्ली तक हिल गया। हालातों को कंट्रोल करने के लिए पीएम नेहरू को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री, होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा, होम सेक्रेटरी वेंकट विश्वनाथन के साथ साथ आईबी की पूरी टीम को कश्मीर में लगा दिया। लेकिन लोग थे कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 3 दिन में हालात बद से बदतर हो गए। तभी 1 जनवरी को अचानक वहां एक शख्स आता है, जिसे देख भीड़ एकदम से शांत हो जाती है। लोग उसे गले लगाने लगे, कोई उसका हाथ चूमने लगा तो कोई उसे देखकर रोने लगा। ये नजारा देख हर कोई हैरान था, लेकिन कश्मीरी कह रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब उनका बादशाह आ गया है। ये बादशाह थे कश्मीर के सदर रियासत महाराजा करण सिंह। डोगरा राजा करण सिंह कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बेटे थे। उनका परिवार बरसों से कश्मीर पर राज कर रहा था। आजादी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने भले ही डोगरा रॉयल फैमिली के दबदबे को खत्म कर दिया था, लेकिन जनता करण सिंह में अब भी अपना राजा देखती थी। कश्मीर के इंडिया को ज्वाइन करने के बाद 1953 में करण सिंह को सदर रियासत का दर्जा मिला। तब शेख कश्मीर को अलग देश बनाने का ख्वाब देख रहे थे। उन्हें नाकाम करने के लिए महाराजा करण सिंह ने खुद पीएम नेहरू से मुलाकात की और शेख की हरकतों के बारे में बताया, जिसके बाद नेहरू ने शेख की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और फौरन उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। 8 अगस्त 1955 का वो दिन था। शेख अब्दुल्ला अपनी बेगम के साथ पहलगाम के अपने घर में आराम कर रहे थे। तभी कश्मीर पुलिस और आर्मी के कुछ जवान वहां पहुंचे और शेख को गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही शेख चिल्लाने लगे और बोले, वो छोकरा कौन होता है मुझे अरेस्ट कराने वाला? मैंने ही उसे सदर रियासत बनाया था। कई घंटों के ड्रामे के बाद वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हुए, लेकिन सामान पैक करने के बहाने अपने कमरे में जाकर उन्होंने हजारों डॉक्यूमेंट्स जला दिए। इसके बाद वो जेल गए। 11 सालों तक जेल में रहे और जब लौटे तो कश्मीर बदल चुका था। उनकी रिहाई के ठीक 2 साल बाद महाराजा करण सिंह को कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। उधर कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप एक यंग कश्मीरी लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद के हाथों में दे दी। तब शेख को समझ आया कि कश्मीर में पकड़ बनाना आसान नहीं है। अगर ऐसा करना है तो उन्हें पहले राजा के रुतबे को खत्म करके रॉयल फैमिली को ही बाहर निकालना होगा। इसलिए उन्होंने नेहरू की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने आजाद कश्मीर का मुद्दा फिर उठाने के बजाय खुद को इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत का जरिया बना लिया। नेहरू ने भी अपने पुराने दोस्त को सेकंड चांस दिया और 27 मई 1964 को उन्हें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान से मीटिंग करने के लिए पीओके भेजा। इस मीटिंग में उर्दू के मशहूर शायर हफीज जालंधरी भी थे, जिन्होंने मीटिंग के बाद इंडियन मीडिया से खुद कहा कि आजादी के बाद भारत को नेहरू जैसा नेता मिलना सौभाग्य की बात है। हमारा दुर्भाग्य था कि हमने जिन्ना और लियाकत को जल्दी खो दिया। अब नेहरू भी जाने वाले हैं तो आप भी हमारे ही स्तर पर आने वाले हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट ने शेख अब्दुल्ला की इमेज को रीबिल्ड कर दिया। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़े और महाराजा करण सिंह के साथ अपने पावर टसल में कहीं न कहीं भारी पड़ने लगे। कांग्रेस पर उनके बढ़ते असर का नतीजा ही कहें कि कुछ ही बरसों में महाराजा को कश्मीर से बुलाकर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने कश्मीर की कहानी को बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि मिनिस्ट्री संभालने के लिए डोगरा किंग करण सिंह को कश्मीर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। राजा के बाहर जाते ही कश्मीर में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वैक्यूम को शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम मोहम्मद शाह जैसे उन नेताओं ने भरा जिनके मन में पाकिस्तान और टेररिज्म के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था।
मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती तो बार बार आतंकियों के जनाजे में जाती थी। उनकी बहन रुबैया सईद को बचाने के लिए गवर्नमेंट को 13 आतंकी रिहा करने पड़े थे। 90 के डेकेड में कश्मीर के हालात इतने बुरे थे कि कश्मीरी पंडितों को टॉर्चर करके वैली से निकाल दिया गया। इंडिया के खिलाफ कई सारे मिलिटेंट ग्रुप वहां बन गए। लाल चौक पर तिरंगा फहराना तक गुनाह हो गया और कोई कुछ नहीं कर सका। फिर आया साल 2019 जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को डिसमिस किया। जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इसी के साथ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया और लोगों को उम्मीद बंधी कि अब सब कुछ बदल जाएगा। बदला भी। कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, आम हिंदुस्तानी बेखौफ होकर कश्मीर जाने लगे। लेकिन पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहली बार ऐसा हुआ जब आतंकियों ने टूरिस्ट को टारगेट किया और मजहब पूछ पूछ कर गोलियां मारी। लेकिन क्या ये सब लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना हो सकता था? और अगर लोकल लोगों ने इन आतंकियों का साथ दिया तो दिया क्यों? क्या जिहाद के नाम पर इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है? दोस्तों, एक वक्त वो भी था जब कश्मीर में हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का बैलेंस था। एक वक्त वो भी था जब कश्मीर के लोग डोगरा राजाओं में अपना बादशाह देखते थे। एक वक्त वो भी था जब कश्मीर के हजारों मुसलमान अपने धर्म में यानी हिंदुइज्म में वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब सवाल आता है कि उन्हें रोका किसने? क्यों कश्मीरियों को जिहाद की राह पर धकेला गया? किसने कश्मीरियों से उनका राजा छीना? कैसे कश्मीर के नेताओं ने यहाँ की फिजाओं में जहर भर दिया? और क्या होता अगर आज भी कश्मीर डोगरा राजाओं के पास होता? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है कश्मीर की हसीन वादियों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा 19th सेंचुरी में। बात फरवरी 1846 की है। सिख एम्पायर और ब्रिटिश आर्मी के बीच एंग्लो सिख वॉर होता है, जिसमें क्वीन जिंद कौर गुलाब सिंह डोगरा को सिख आर्मी का सेनापति बनाती हैं। लेकिन सिखों की हार के बाद वो ही गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर उन्हें 75 लाख रुपए देते हैं और आधा सिख एम्पायर खरीद लेते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख का एरिया शामिल था। यहीं से कश्मीर पर डोगरा किंग्स का रूल शुरू हुआ, जिन्होंने डोगराओं को यहाँ के प्रेस्टिजियस पोजीशन पर अपॉइंट किया। 1857 में सेकंड डोगरा किंग बने रणवीर सिंह, जो काफी स्पिरिचुअल थे और उन्होंने कश्मीर के मंदिरों को रिनोवेट करवाया। सनातन को उन्होंने प्रमोट किया, जिसका असर ये हुआ कि इस्लाम अपना चुके कई कश्मीरी पंडित दोबारा हिंदू बनने की रिक्वेस्ट लेकर उनके दरबार में पहुंचे। पुंछ, राजौरी और श्रीनगर में ऐसे हजारों मुस्लिम थे जिन्होंने महाराजा के सामने फिर से हिंदू बनने की इच्छा जाहिर की। महाराजा भी इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रोक दिया। पंडितों का साफ कहना था कि एक बार जिसने इस्लाम अपना लिया वो दोबारा हिंदू नहीं बन सकता। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि उनका ये फैसला उनकी आने वाली जनरेशन को कितना भारी पड़ने वाला था। खैर, जब हिंदू नहीं बनने दिया गया तो इन लोगों ने इस्लाम में ही कंटिन्यू किया। इधर डोगरा राजाओं ने भी जनता के कन्वर्जन की बजाय उनके डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया। कश्मीर के अगले राजा प्रताप सिंह ने कश्मीर से कई बुरी रिवाजों को खत्म किया। उन्होंने दलितों को मंदिर में एंट्री दी, प्रोस्टिट्यूशन और फोर्स्ड लेबर को बैन किया। उनके 22 सालों का रूल कश्मीरियों के लिए काफी खूबसूरत रहा, लेकिन कहानी बदली 1925 में जाकर। हुआ यूं कि कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह के बाद उनके भतीजे हरि सिंह को राजा बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने हरि सिंह का फायदा उठाने में कोई कमी नहीं रखी। कहते हैं कि उनके किंग बनने से 4 साल पहले यानी कि 1921 की बात है, हरि सिंह पेरिस के एक होटल में थे। तभी उनके स्वीट में एक महिला घुस आई और शोर शुरू कर दिया। बदनामी से बचने के लिए हरि सिंह को उसे 2 ब्लैंक चेक देने पड़े, जिसमें उनसे लाखों रुपए हड़प लिए गए। इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड ब्रिटिश लॉयर होप्स था। इधर उनके राजा बनने के बाद भी कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी और शेख अब्दुल्ला उनके पंजाबी बैकग्राउंड को टारगेट किया करते थे। उन्होंने लोगों को नारा दिया था कि अमृतसर बैनामा तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इधर महाराजा के लिए एक मुश्किल चीन भी था।
ऐसा इसलिए क्योंकि चीन कश्मीर का पड़ोसी था। 1937 तक उसने कश्मीर की शक्सकाम वैली पर कब्जा कर लिया और आजादी से पहले ही कश्मीर के एक बड़े एरिया को हड़प लिया। तभी से कश्मीर के हालात डामाडोल होने लगे और डोगरा राजाओं की पावर कम होने लगी। हालांकि राजा और प्रजा के बीच का रिश्ता एक झटके में खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए महाराजा बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी को भी ज्वाइन करने से कतरा रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तब उन्हें कश्मीर का विलय भारत में करना पड़ा और उनका ये फैसला जिन्ना के लिए करारा झटका था। वो किसी भी कीमत पर कश्मीर चाहते थे। इधर शेख अब्दुल्ला कश्मीर को अलग देश बनाकर उसके प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल किया और महाराजा हरि सिंह को कश्मीर से बेदखल करवा दिया। हालांकि उनके फैसले से जनता नाराज ना हो, इसलिए उन्होंने हरि सिंह के बेटे करण सिंह को सदर रियासत का दर्जा देने की सिफारिश की। उस वक्त ये पद स्टेट गवर्नर के पद के बराबर होता था। 18 साल की एज में महाराजा करण सिंह सदर रियासत बने, जिनके लिए शेख को लगता था कि वो उनकी हर बात माना करेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। करण सिंह ने शेख अब्दुल्ला के बजाय डायरेक्ट पीएम नेहरू से एडवाइस लेनी शुरू कर दी। 1952 में उन्होंने ही दिल्ली जाकर नेहरू को बताया कि किस तरह शेख कश्मीर की आवाम को भड़का रहे हैं, जिसके बाद नेहरू ने अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को बर्खास्त करने के ऑर्डर दिए। 8 अगस्त 1953 पीएम नेहरू ने अब्दुल्ला की जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया। अब्दुल्ला के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, लेकिन जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने पहुंची तो काफी देर तक उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर एक हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और तब कश्मीर में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। पूरे 11 साल बाद वो जेल से निकले और बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनकी जगह कश्मीर के एक यंग लीडर ने ले ली थी, जिनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। सईद की कहानी शुरू होती है साल 1936 से। अनंतनाग से 40 किलोमीटर दूर बिजबेहरा में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार सूफी मजारों और मस्जिदों की निगरानी करता था, इसीलिए उन्हें रसूखदार पीर परिवारों में गिना जाता था। सईद के परिवार का वो ही काम था जो बड़े हिंदू मंदिरों में पंडितों का होता है, इसीलिए लोग उन्हें कश्मीर का मुसलमान ब्राह्मण भी कहते थे। उनके पिता मुफ्ती जी मोहम्मद बिजबेहरा में ही मौलवी थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद मौलवी नहीं बनना चाहते थे। उनका इंटरेस्ट तो शुरुआत से ही पॉलिटिक्स में था। जर्नलिस्ट प्रवीण दोंती मैगजीन द कारवां में लिखते हैं कि सईद के दोस्त मकबूल अहमद नदीम ने उन्हें बताया कि स्कूल में एक बार जब टीचर्स ने स्टूडेंट से पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो मुफ्ती ने कहा कि वो एक नेता बनना चाहते हैं। उन दिनों राजनीति में वकीलों का दबदबा था, इसीलिए सईद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ किया। स्टडीज कंप्लीट करके वो अनंतनाग वापस आ गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट बन गए। इतिहास बताता है कि वो दौर था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लेफ्टिस्ट नेताओं ने अब्दुल्ला से नाराज होकर अपनी अलग एक पार्टी डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। सईद ने इसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और जब ये पार्टी टूट गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। 1962 में उन्होंने बिजबेहरा से पहला इलेक्शन लड़ा और जीते। 1967 में कश्मीर के सीएम जीएम सादिक की सरकार में वो डेप्यूटी मिनिस्टर बने। कुछ सालों बाद वो कांग्रेस में चले गए और अब कांग्रेस का दारोमदार उन पर था। यानी कि 1965 तक कश्मीर की राजनीति के 3 बड़े चेहरे थे, जिनमें पहले थे शेख अब्दुल्ला, दूसरे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और तीसरे थे महाराजा करण सिंह। हालांकि सईद अभी यंग थे, इसीलिए अब्दुल्ला ने पहला टारगेट बनाया महाराजा करण सिंह को। हुआ यूं कि 1965 में नेहरू के देहांत के बाद शेख ने कांग्रेस के साथ दोस्ती मजबूत की और 1967 में अपने इन्हीं रिलेशन का फायदा उठाकर उन्होंने करण सिंह को गवर्नर पद से हटा दिया। हालांकि महाराजा करण सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और इस तरह वो कश्मीर से दूर हो गए। उनके जाने के बाद कश्मीर कितना तेजी से बदला, इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। हुआ यूं कि 1967 में जब महाराजा करण सिंह कश्मीर से दूर हुए तो हिंदुओं के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। इधर कश्मीर के लीडर्स जैसे शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद के विचार पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले थे। हालांकि इन दोनों की आपस में अब नहीं बनती थी और शेख खुलकर कहते थे कि मैंने सुना है कि कोई मल्ला कोट यहाँ कांग्रेस का लीडर बना फिरता है, लेकिन सईद का पूरा फोकस अपनी पॉलिटिक्स चमकाने पर था। इसीलिए शेख ने उनके खिलाफ खड़ा किया अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को। जर्नलिस्ट अश्विनी भटनागर अपनी बुक फारूक ऑफ कश्मीर में लिखते हैं
कि एसएमएस कॉलेज जयपुर से एमबीबीएस करके फारूक लंदन चले गए। वहीं पर उन्होंने शादी कर ली और सिटीजनशिप ले ली। उनका भारत आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शेख ने 1975 में उन्हें वापस बुलाया और समझाया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करके वो एक डॉक्टर से ज्यादा देश सेवा कर सकते हैं। अब एक तरफ शेख फारूक को नेशनल कॉन्फ्रेंस देने का मन बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश करता जा रहा था। वो ऐसे कि जब 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब पाकिस्तान को समझ आ गया कि फेस टू फेस बैटल में वो भारत से कभी नहीं जीत पाएगा। इसलिए उसने धर्म के नाम पर कश्मीर के लोगों को भड़काना शुरू किया। उसने पैसा देकर एक्सट्रीमिस्ट लीडर खड़े किए। इन्होंने पाकिस्तान के लिए कश्मीरी नौजवानों को भड़काया, उन्हें पीओके में बने ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा, जहां ये आतंकी बने और वापस आकर कश्मीरी पंडितों का शूट आउट करने लगे। कश्मीर में ये जिहाद की शुरुआत थी, जिसे उसी वक्त रोका जा सकता था, लेकिन नेताओं को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था। सईद का पूरा फोकस सीएम बनने पर था और शेख अब्दुल्ला का फोकस फारूक को पॉलिटिक्स में सेट करना था। 21 अगस्त 1981 फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जोरदार रैली निकाली। पूरी रैली में नारा गूंज रहा था, नेशनल नेशनल सारे हैं नेशनल। और ये रैली जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर की तरफ। शेख बालकनी में खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। रैली आते ही उन्होंने फूल बरसाए। इस खास मौके पर उन्होंने एक स्पीच दिया और आखिर में फारूक की शर्ट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैच लगाकर उन्हें पार्टी चीफ बना दिया। इसके अगले ही साल शेख दुनिया छोड़ गए और यहीं से कश्मीर की पॉलिटिक्स ने एक नया टर्न लिया। हुआ यूं कि शेख के जाने के बाद फारूक की बहन खालिदा और जीजा गुलाम मोहम्मद बख्श उनके खिलाफ हो गए। कहते हैं कि खालिदा शेख के काफी करीब थी। सबको लगता था कि शेख अपनी बेटी को ही नेक्स्ट पार्टी चीफ बनाएंगे, लेकिन शेख ने पार्टी बेटे को दे दी, जिसकी वजह से उनके घर में ही फूट पड़ गई। 2 जुलाई 1984 को जब फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के सीएम थे, तब गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा ने उन्हें अचानक से राजभवन बुलाया और एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, आपने विधानसभा में ज्यादातर विधायकों का विश्वास खो दिया है, इसलिए मुझे आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है कि मैंने आपको राज्य के मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। लेटर पढ़कर फारूक दंग रह गए। तभी उनकी नजर गुलाम मोहम्मद शाह पर पड़ी। शाह के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 एमएलए थे, जिन्हें देख फारूक पूरा माजरा समझ गए। वो गुस्से से भर गए और सामने रखी मेज पर जोर से हाथ मारा। अपने बहनोई की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने गवर्नर से कहा, आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन इस आदमी को मुख्यमंत्री मत बनने देना। काश फारूक की बात गवर्नर मान लेते तो कश्मीर के हालात इतनी तेजी से नहीं बिगड़ते। ऐसा इसलिए क्योंकि गुलाम मोहम्मद शाह का ध्यान रूल करने पर था ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने मिलिटेंट्स का सपोर्ट किया और उनका पूरा फोकस करप्शन पर था। उनके राज में कश्मीर की मिलिटेंसी लगातार बढ़ती गई और यहीं से अलगाववादियों को सपोर्ट करने का ट्रेंड शुरू हो गया। 1984 में जब फारूक अब्दुल्ला सीएम बने, तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे, लेकिन फारूक का ध्यान भी अपनी कुर्सी को बचाने पर था। इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी से अपनी दोस्ती का फायदा उठाया। उनके कहने पर 1986 में राजीव ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को एविएशन मिनिस्टर बनाकर दिल्ली बुला लिया, लेकिन सईद समझ गए कि ये उन्हें कश्मीर से दूर करने के लिए फारूक की चाल है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता दल ज्वाइन कर लिया। अगले ही साल कश्मीर में इलेक्शन हुए और यही वो साल था जब कश्मीर पूरी तरह आतंक के आगोश में समा गया। उस साल क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हुआ यूं कि उस साल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स लीग, अल्लाह टाइगर्स और हिजबी इस्लामी जैसे अलगाववादी संगठनों ने भी चुनाव लड़ा था। लेकिन जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। तब अलगाववादियों ने रिजल्ट्स को झूठा बताकर विद्रोह कर दिया, जिसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने इन्हें पैसा और हथियार देकर गुरिल्ला वॉर के लिए उकसाया और उसके कहने पर ही कश्मीरी पंडितों का नरसंहार शुरू हुआ। उन्हें वैली से बाहर निकाला गया, उन्हें कहीं भी कभी भी गोली मार दी जाती या फिर धर्म बदलने को कहा जाता। 1988 से लेकर 1991 सिर्फ 3 सालों में ही 200 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडितों का मर्डर हुआ। उन दिनों कश्मीर में रालीव, गालिव या चालीव का नारा गूंजता था, जिसका मतलब था कि धर्म परिवर्तन करो, मरो या भाग जाओ। इस टारगेट किलिंग का पूरा जिम्मा JKLF के पास था। वहीं पाकिस्तान की पीएम बेनजीर भुट्टो टीवी पर कश्मीरी मुसलमानों को भारत से अलग होने के लिए उकसाती रहती थीं।
हालात बिगड़ते देख सरकार ने AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाकर कश्मीर में आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। लेकिन यहाँ कश्मीरी लीडर्स ने कैसे सब कुछ गुड़ गोबर किया, इसकी एक कहानी आपको सुनाते हैं। हुआ यूं कि 1999 में जब चुनाव हुए तो VP सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने होम मिनिस्टर बनाया मुफ्ती मोहम्मद सईद को। कहते हैं कि सरकार बने 6 दिन ही हुए थे कि खबर मिली कि सईद की बेटी रुबैया को किडनैप कर लिया गया है। रुबैया ने MBBS किया था और श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में वो इंटर्नशिप किया करती थी। 8 दिसंबर को दोपहर 3:45 बजे वो अपनी गाड़ी से घर जा रही थी, तब आतंकियों ने उन्हें गन पॉइंट पर लिया और दूसरी कार में बैठाकर कहीं दूर ले गए। खबर सुनते ही पूरे मीडिया में कोहराम मच गया और किडनैपर्स ने 20 आतंकियों को रिहा करने की मांग की। 13 दिसंबर तक यानी 5 दिन सरकार और किडनैपर्स के बीच निगोशिएशन चला और आखिरकार 5 टेररिस्ट के बदले रुबैया को छोड़ दिया गया। कहते हैं कि रुबैया को मीडिएटर जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर पहुंचाया गया, जहां से उन्हें स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाया गया। उन्हें देखकर सईद इमोशनल हो गए और उनका ये फोटो वायरल हो गया। लेकिन बाद में अपनी बुक द ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट अनमास्क में सेपरेटिस्ट लीडर हिलाल बार ने लिखा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यासीन मलिक के साथ मिलकर ये किडनैपिंग प्लान की थी। इसके लिए दिसंबर 1989 में उन्होंने ही JKLF के कमांडर मियां सरवर और DGP गुलाम जिलानी पंडित की एक सीक्रेट मीटिंग करवाई थी। कहते हैं कि NSG ने सिर्फ 5 मिनट में पता लगा लिया था कि रुबैया कहाँ है, लेकिन जब ये बात सईद को बताई गई तो वो भड़क गए। उन्होंने NSG जर्नल को ही मीटिंग से निकाल दिया। सोचिए जरा कि क्या चल रहा था कश्मीर में। लेकिन सवाल आता है कैसे? कश्मीर में इतने मुस्लिम आए कहां से? क्योंकि इतिहास कहता है कि एक वक्त पर कश्मीर में हिंदू ज्यादा थे, यहाँ के राजा भी हिंदू थे, तो पब्लिक मुस्लिम कैसे बनी? इसकी कहानी जानने के लिए हमें फिर से इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे, जिसमें कश्मीर की कहानी के 2 किस्से मिलते हैं। पहला किस्सा हिंदू माइथोलॉजी के नीलमत पुराण से मिलता है, जिसके मुताबिक कश्मीर का पुराना नाम सतीसर था। यहाँ एक बड़ा सा लेक था जिसमें जलोद्भव राक्षस रहता था। राक्षस को मारने के लिए झील को सुखाना जरूरी था। तब कश्यप ऋषि ने वराहमूला हिल को काटकर झील में डाल दिया। इससे झील बंद हो गई और जलोद्भव मारा गया। झील से निकले नागों को ऋषि कश्यप ने इंसानों के साथ रहने का आदेश दिया। नागों और इंसानों ने मिलकर कश्यपपुरा बसाया, जो बाद में कश्मीर बन गया। दूसरी कहानी चीनी यात्री हेनसांग की है, जो कहता है कि एक बार बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मध्यांतिक यहाँ आएगा और एक राज्य बसाएगा। ऐसा हुआ भी। 50 साल बाद मध्यांतिक, जो एक बौद्ध था, वो कश्मीर आया और उसने कई सारे बौद्ध मठ बनाए। उसने कश्मीर को एक किंगडम बनाया। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से आपको पता चल गया होगा कि शुरुआत में कश्मीर में पंडित और बौद्ध रहा करते थे, लेकिन कश्मीर का गोल्डन पीरियड तब आया जब ललितादित्य कश्मीर के राजा बने। 761 में किंग बने ललितादित्य एक वॉरियर थे, जिन्होंने 14 सालों तक जंग लड़ी और अफगानिस्तान, पंजाब, बिहार, बंगाल से लेकर ओडिशा तक के इलाके को जीत लिया। प्रोफेसर आंद्रे विंग अपनी बुक अल हिंद में लिखते हैं कि ललितादित्य ने चीन के सिंजियांग रीजन का एक बड़ा एरिया भी कैप्चर कर लिया था। कल्हड़ राज तरंगिणी में लिखते हैं कि उन्होंने पुल, मठ, नहरें और पंचक्कियां बनवाई, नए शहर बसाए, नरसिंह की एक मूर्ति बनवाई जो मैग्नेटिक फोर्स की मदद से हवा में रहती थी। उनके राज में कश्मीर के चर्चे दुनिया भर में फेमस हो गए। इसीलिए अरबों ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन 250 सालों तक वो नाकाम ही होते रहे। पहले बार महमूद गजनवी कश्मीर में घुसा, लेकिन यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों में उसकी आर्मी खो गई। ऊपर से कश्मीर के राजा संग्राम सिंह ने उसका वो हाल किया कि गजनवी ने पलटकर कश्मीर की तरफ देखा तक नहीं। हालांकि जिस कश्मीर को अरब के लुटेरे छू भी नहीं पाए, उसका बुरा हाल किया उसके अपने राजा हर्षदेव ने। अब वो कैसे? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1089 में। हर्षदेव जब कश्मीर के राजा बने तो उसे अय्याशी में पैसा उड़ाने की लत लग गई। इसी वजह से उसका खजाना खाली होता गया और अब उसे तलाश थी पैसे की। तब हर्षदेव एक सूफी फकीर से मिला, जिसने उसे इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। मुस्लिम बनते ही हर्षदेव मंदिरों को तोड़ने लगा और इसके लिए उसने देवोत्पतन नायक नाम की एक स्पेशल पोस्ट बनाई। देवोत्पतन नायक मंदिरों को लूटता और मूर्तियों को तोड़ता और उससे मिला सोना चांदी हर्षदेव को देता। उसने तुर्कों को अपना आर्मी चीफ बनाया और यहीं से कश्मीर में कन्वर्जन का भी दौर शुरू हुआ।
कल्हण ने राजतरंगिणी में हर्षदेव को ही तुरुष्क कहा है, जिसका मतलब होता है तुर्क। वेनिस ट्रैवलर मार्को पोलो लिखता है कि हर्षदेव के कारण 13th सेंचुरी के लास्ट तक कश्मीर में मुसलमानों की बस्ती बन चुकी थी। यहाँ के ज्यादातर लोग बूचर यानी कि कसाई का काम करते थे। हर्षदेव के वंशज भी खराब रूलर थे और इसी का फायदा उठाया कश्मीर में इस्लामिक डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले शामिर ने। हुआ यूं कि बरसों बाद जब हर्षदेव का वंशज शहदेव कश्मीर का राजा बना तो उसका राज उसके सेनापति रामचंद्र चलाते थे। रामचंद्र की एक बेटी थी प्रिंसेस कोटा, जो बला की खूबसूरत थी। एक दिन कोटा और रामचंद्र अपने महल में बैठे थे, तभी वहां एक शख्स आया। उसने अपना नाम रिंचन बताया और कहा कि वो तिब्बत से आया है। दरअसल रिंचन तिब्बत का राजकुमार था। तिब्बत में हुए सिविल वॉर के कारण उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। रिंचन ने रामचंद्र से शेल्टर मांगी और रामचंद्र ने दे भी दी, लेकिन तभी मंगोलों ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और जान बचाकर सहदेव किश्तवाड़ भाग गया। 8 महीनों बाद जब मंगोल वापस गए तो रामचंद्र कश्मीर किंग बन गया, लेकिन रिंचन उसका तख्ता पलटकर खुद राजा बन गया। हालांकि कश्मीर को रूल करना इतना आसान नहीं था। इधर रिंचन ने भले ही रामचंद्र का मर्डर किया था, लेकिन वो कोटा से बहुत प्यार करता था। उसने कोटा को शादी के लिए बहुत मनाया। कई दिनों तक नाराज रहने के बाद कोटा मान भी गई, लेकिन कोटा चाहती थी कि रिंचन हिंदू बन जाए, पर कश्मीरी पंडितों ने उसे रोक दिया। अपनी बुक कश्मीर एंड कश्मीरी पंडित में अशोक पांडे लिखते हैं कि रिंचन को हिंदू ना बनाने के पीछे ब्राह्मणों ने 3 वजह बताई। एक कि वो तिब्बती बौद्ध था, दूसरा कि उसने अपने ससुर का मर्डर किया था, और तीसरा कि अगर वो हिंदू बनता तो उसे सबसे अपर कास्ट यानी कि ब्राह्मण ही बनाया जाता। इसलिए रिंचन को हिंदू बनने नहीं दिया गया। दुखी होकर वो सूफी फकीर बुलबुल शाह के पास पहुंचा, जिसने उसे मुसलमान बना दिया। अब रिंचन बन गया सुल्तान सदरुद्दीन और सुल्तान के साथ साथ दरबारियों को भी इस्लाम अपनाना पड़ा। 1323 में रिंचन की मौत के बाद इन्हीं में से एक दरबारी शाहमीर ने कश्मीर की गद्दी हथिया ली और यहीं से कश्मीर की पहली इस्लामिक शाहमीर डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इस डायनेस्टी का सबसे सनकी राजा था सिकंदर, जिसने सुल्तान बनते ही सबसे पहले अपने एडवाइजर पंडित सुहा भट्ट का धर्म बदलवाया। इसके बाद जनता के लिए फरमान जारी किया कि या तो इस्लाम अपनाओ या कश्मीर से निकल जाओ। उसने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को पिघलाकर सिक्के बनवाए। उसके रूल में कश्मीर की डेमोग्राफी इतनी तेजी से चेंज हुई कि अब यहाँ पर पंडितों से ज्यादा नंबर मुस्लिमों का था। हालांकि उसका बेटा जैनुलाब्दीन अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसने कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया, जजिया हटा दिया, गोहत्या बैन कर दी, लेकिन उसके बाद कश्मीर को उसके जैसा रूलर नहीं मिला। जैनुलाब्दीन के तीनों बेटे ही निकम्मे निकले, जिसका फायदा उठाकर यूसुफ शाह चक कश्मीर का राजा बन गया। यूसुफ एक वॉरियर से ज्यादा एक लवर के तौर पर फेमस था और उसी से जुड़ी है कश्मीर की आखिरी सल्तनत की कहानी, जो बेहद रूमानी है। हुआ यूं कि एक दिन यूसुफ केसर के खेतों से गुजर रहा था, तब उसने हब्बा खातून को देखा। हब्बा एक दर्द भरा कश्मीरी गाना गा रही थी, जिसे सुनते ही यूसुफ उस पर फिदा हो गया। उसे पता चला कि हब्बा एक गरीब किसान की बेगम है। तब उसने हब्बा का तलाक करवाया और श्रीनगर ले जाकर उसे अपनी बेगम बना लिया। अब कश्मीर के दरबार में गाने बजाने का दौर शुरू हो गया और प्यार में पागल यूसुफ को यह पता ही नहीं चला कि कब विरोधियों ने उसका तख्ता पलट कर दिया। जब यह खबर मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची तो उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूसुफ मारा गया और हब्बा जोगन बनकर दर दर भटकती रही। हब्बा के दर्द भरे गीत आज भी कश्मीर में गाए जाते हैं। वही बात करें मुगलों की, तो उनकी आने वाली 3 पीढ़ियों ने कश्मीर पर राज किया। खुद अकबर अपनी लाइफ में 3 बार कश्मीर आया था। मुगलों के बाद कश्मीर मिला पठानों को, जिनके बारे में लिखा गया है, सर बुरिंदा पेश इन संगीन दिलान गुलजिदानस, यानी पत्थर दिल अफगानों के लिए सिर काट देना वैसा ही है जैसे बगीचे से फूल तोड़ लेना। इतिहास की माने तो इस पूरे पीरियड में कश्मीर में जमकर कन्वर्जन हुआ। कश्मीर को राहत मिली तब जब 19वीं सदी आई। हुआ यूं कि तब कश्मीर महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर का पार्ट बना। उस वक्त कश्मीर ने रूलिंग का खूबसूरत दौर देखा। इसके बाद ये डोगरा राजाओं को कैसे मिला, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। तब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि एक वक्त पर हिंदू स्टेट रहे कश्मीर में इस्लाम डोमिनेटिंग कैसे हुआ। लेकिन इसे इस्लामिक मेजोरिटी का फायदा उठाया हमारे नेताओं ने, जिनमें एक नाम महबूबा मुफ्ती का भी था। मुफ्ती मोहम्मद सईद की दूसरी बेटी महबूबा मुफ्ती ने 1982 में श्रीनगर यूनिवर्सिटी से LLB किया था।
कहते हैं कि यहीं पर उनकी मुलाकात अपने कजिन चाचा जावेद इकबाल शाह से हुई और दोनों में प्यार हो गया। 2 साल बाद ही दोनों की शादी हो गई और दोनों दिल्ली आकर रहने लगे। लेकिन जावेद नहीं चाहते थे कि महबूबा एक्टिव पॉलिटिक्स करें। हालांकि पिता के कहने पर महबूबा ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और 4 साल बाद ही वो पति से अलग होकर कश्मीर चली गईं। 1999 में जब सईद ने नई पार्टी पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, तब महबूबा इस पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बनी। महबूबा ने खुद को मजबूत करने के लिए सेपरेटिस्ट लीडर से हाथ मिलाया। वो आतंकियों के जनाजे में जाने लगी। वो उनके परिवार वालों को गले लगाकर रोया करती थीं, इसीलिए राजनीति के एक हलके में उन्हें रुदाली कहा जाने लगा। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने उन्हें टारगेट करते हुए खुद कहा कि वे उग्रवादियों के घरों में जाकर उनको हीरो बनाने पर तुले हैं, उनके परिवारों में पैसे बांट रहे हैं और उनसे बिना शर्त के बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। इधर दुनिया महबूबा को डैडीज गर्ल कहकर मजाक बनाती थी, लेकिन महबूबा जिन मंसूबों के साथ काम कर रही थी वो कामयाब हो रहे थे। तभी तो 2002 में उन्होंने पीडीपी को 16 सीटें दिलवाई और जब सईद सीएम बने तो मोस्टली काम उन्होंने ही संभाला। खुद सईद कहते थे कि मैं तो दफ्तर में रहता हूँ, कश्मीरियों के बीच तो महबूबा रहती हैं। आने वाले वक्त में भी महबूबा बार बार अलगाववादियों और आतंकियों की हिमायती करती दिखी, इसीलिए वो पीडीपी का फेस बन गईं। आज सईद की विरासत को महबूबा मुफ्ती और फारूक की विरासत को उमर अब्दुल्ला संभाल रहे हैं। ये दोनों कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का ख्याल किसी को नहीं आया। जब आर्टिकल 370 को डिसमिस किया गया, तब भी इन्होंने, खासकर महबूबा मुफ्ती ने काफी विरोध किया, लेकिन ये विरोध कुछ काम नहीं आया और जो होना था वो होकर ही रहा। दुख की बात तो यह है कि आज भी कश्मीर की पॉलिटिक्स में प्रोग्रेसिव नहीं बल्कि रिलीजन का एजेंडा चलाने वाले लीडर्स हैं। इसीलिए कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो पाता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, वो लोग अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते। आज अगर कश्मीर राजाओं के हाथ में होता तो कहानी कुछ और होती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराजा करण सिंह ने द वीक मैगजीन में अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि महाराजा हरि सिंह ने अच्छा राजा बनाने के लिए बहुत सख्ती से उन्हें पाला था। करण सिंह कहते हैं कि मैं 6 साल की उम्र में अपने 2 साथियों के साथ अपने पिता से अलग करण महल में रहता था। मुझे हफ्ते में 3 बार मां से मिलने की परमिशन थी, जबकि पिता से मिलने हफ्ते में 1 बार गुलाब भवन जाता था। इतनी कड़ाई से मेरा लालन पालन शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं इकलौता बेटा था और माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं बिगड़ जाऊं। इसीलिए उन्होंने और राजा महाराजाओं के बच्चों की तरह मेयो कॉलेज में मुझे नहीं पढ़ाया बल्कि दून स्कूल भेजा। दून स्कूल में महाराजा करण सिंह ने डिसिप्लिन सीखा। महारानी तारा देवी, जो करण सिंह की मां और महाराजा हरि सिंह की चौथी पत्नी थी, उन्होंने करण सिंह को अपने ही तरह दयालु और ब्रेव बनाया। कश्मीर की जनता के लिए वो अच्छे राजा साबित होते, लेकिन उन्हें और उनके पिता को कश्मीर से दूर कर दिया गया। बावजूद इसके उधमपुर डोडा सीट से करण सिंह ने 1967, 1971 और 1977 का इलेक्शन लड़ा और जीते भी। कहते हैं कि 1977 में जब पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी, तब भी कांग्रेस की टिकट पर महाराजा करण सिंह जीत गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो कश्मीर की एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होते गए और कांग्रेस ने कभी उन्हें एम्बेसडर बनाकर अमेरिका भेज दिया तो कभी राज्यसभा। महाराजा करण सिंह के दोनों बेटों अजात शत्रु सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जिनमें से अजात शत्रु आज बीजेपी में हैं और विक्रमादित्य कांग्रेस में। कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट मनोज श्रीवत्स कहते हैं कि करण सिंह के बाद उनके दोनों बेटों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे कश्मीर की राजनीति में अपने आप को जमा नहीं पाए, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान, जिहादियों और कश्मीर के नेताओं ने मिलकर रिलीजन का ऐसा एजेंडा चलाया कि डोगरा राजा यहाँ की राजनीति में कभी सफल ही नहीं हो पाए। लेकिन अगर वो सफल हो जाते तो आज कश्मीर के हालात कुछ और होते, क्योंकि कश्मीर के राजाओं को अपनी जनता से प्यार था। तभी तो अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुत से निजाम और नवाबों ने सिर्फ अपना फायदा देखकर फैसला किया था। जैसे कि जूनागढ़ की जनता हिंदू थी और नवाब मुस्लिम थे, लेकिन नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मर्ज करने का ऐलान कर दिया, वो भी ठीक 15 अगस्त को। इसी तरह हैदराबाद के निजाम ने भी जनता को अनदेखा कर पाकिस्तान में जाने के लिए कितने हाथ पैर मारे। हिंदू मेजोरिटी होने के बावजूद भोपाल के नवाब पाकिस्तान में शामिल होने का पूरा रोड मैप तैयार कर चुके थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद हिंदू थे और जनता मुस्लिम थी, इसलिए उन्होंने कश्मीर का विलय करने से पहले 100 बार सोचा और जब विलय किया तो इतना ध्यान रखा कि उनका कश्मीर सेफ हैंड्स में जाए।
कश्मीर के लिए भारत से ज्यादा अच्छा देश कोई हो ही नहीं सकता था। इसीलिए आज कश्मीर भारत का सिरमौर है। पहलगांव में हुए टेरर अटैक के बाद भी टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। कश्मीर को वहां के महाराजा ने, कश्मीर को हिंदुस्तान ने हमेशा बहुत प्यार दिया है। और अगर आज भी कश्मीर में डोगरा राजाओं का राज होता तो ये हर धर्म के शख्स के लिए, हर कश्मीरी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए एक सुकून भरी जन्नत होता। दोस्तों, आज हर कश्मीरी को ये समझने की जरूरत है कि भारत से ज्यादा प्यार उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। उम्मीद है कि कश्मीर की यूथ अब ये बात समझेगी। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस रिपोर्ट को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये हर कश्मीरी तक पहुंचे। और जाने से पहले अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।